Welcome back, students. In this video, we will be learning about variations. Variation is quite an important topic when we study about evolution. So, variation is a key when a species goes towards becoming a new species, right? So, we'll start from here. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन. सो वेरिएशन को हम कैसे बात कर सकते हैं? लाइक डेफिनेशन इज़ वेरिएशन इज़ अ चेंज फ्रॉम द मीन. नाउ अगर हम इस टर्म को, जो अभी मैंने बोला, इस लाइन को, इफ़ वी अप्लाई दिस ऑन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, then just assume that there is a population of a single obviously individuals of single species called population. तो population अगर वहाँ पर है और आपने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रखा है कि जो मीन है पॉपुलेशन का, यानी कि उनका स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टर्स हैं उसका एक मीन बना, एक आपने क्या क्या कहेंगे, एक एवरेज आपने कैरेक्टर की लिस्ट बना रखी है कि हर एक इंडिविजुअल इस कैरेक्टर को पजेस करेगा और इतनी इतनी एक्सटेंड में पजेस करेगा. जैसे कि किसी की टेल लंबी है, किसी की छोटी है, मतलब कि टेल की एक पर्टिकुलर लेंथ को आप मीन लेंथ को आप डिसाइड कर लेंगे. फिर आप ये देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो मीन आपने क्रिएट कर रखा है उससे कितना वरी कर रहे हैं, कितना ऊपर नीचे कर रहे हैं. तो इसी चीज़ को हम वेरिएशन बोल देते हैं. अब इस पूरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हो जाते हैं इंडिविजुअल्स में, एंड अदर थिंग्स. तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होती हैं, देखिए ये लिखा हुआ है कि वेरिएशन कैन बी अंडरस्टैंड बाय द डिफरेंस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म. ये बाई जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है. तो जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं या स्पीसीज़ होती हैं या ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं कि, तो उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम वेरिएशन कहते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट चीज़ आती है हमारी वेरिएशन के अंदर, द काइंड ऑफ वेरिएशंस. So there are lot of kinds of variations, and here in this video I'm putting some important kind of variations. So first of all in this, that is somatic and germinal variation. Now you should better know that what is the meaning of somatic and what is the meaning of germinal. Okay, somatic means जो हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं जिनका रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता, वो सोमेटिक होता है. और जर्मिनल मतलब जो जर्म सेल्स बनाती हैं वो वाली सेल्स. ठीक है. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सोमेटिक वेरिएशन कैसे कॉज होंगे. ये इन्फ्लुएंस, इसमें इन्फ्लुएंस पड़ता है इन्वायरमेंट का. ठीक है. ये इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से सोमेटिक चेंजेस आते हैं. अब सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और चेंज कर लेते हैं अपने आप पे. अब इन्वायरमेंट मेरा कहने का मतलब सिर्फ हवा पानी वगैरह ये ही नहीं है. इन्वायरमेंट मतलब जिस आप जगह पे, चाहे वो आपका सोशल इन्वायरमेंट हो या कुछ भी इन्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर रहने की वजह से जब ऑर्गेनिज्म में चेंज आते हैं, किसी भी तरह का चेंज हो, साइकोलॉजिकल हो, फिज़िकल चेंज हो, रिप्रोडक्टिव चेंज हो, किसी भी तरह का चेंज, तो उस इन्वायरमेंट की वजह से जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो छोटे छोटे चेंजेस जब आ जाते हैं तो इनको सोमेटिक चेंज बोलते हैं. आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे एक कोई ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो, वो जब पैदा होते हैं या फिर जब वो अपने नॉर्मल टीनेज में होते हैं तब वो बहुत एवरेज होते हैं, लेकिन फिर वो अपनी बॉडी को बिल्डअप कर लेते हैं. तो ये जो कैरेक्टर है उसका वो एक्वायर्ड कैरेक्टर है. तो ये सोमेटिक चेंज आ गया है उसमें. ठीक है. ये चेंज जो है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाने वाला है, वो सिर्फ उसकी बॉडी में ही रहेगा. तो डार्विन ने भी इस चीज़ को बोला था कि, डार्विन ने ये बोला था कि जो कैरेक्टर्स हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं, लेकिन उसको बाद में जो है ये एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो जो दिया था उन्होंने, बाद में इसको मना किया. काफ़ी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका विरोध किया. उन्होंने बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते, और वो बात सही भी थी. इसीलिए डार्विन की थ्योरी को हमेशा पूरा थ्योरी नहीं बोला जाता है, इसीलिए नियो डार्विनिज्म फिर आया था एग्जिस्टेंस में. अब है जर्मिनल वेरिएशन जो होता है, जो ये सेकंड वाला जर्मिनल जो वेरिएशन की बात है वो है जर्मिनल वेरिएशन. तो जर्मिनल वेरिएशन क्या होगा? जर्मिनल वेरिएशन
होता है जर्म प्लाज्म चेंजेस के। जैसे ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी जर्म प्लाज्म है, हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल्स में जो जर्म प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म में देखो क्या है, केमिकली वो केमिकल है एक तरह से। और यही जो जर्म प्लाज्म है जो जर्मिनल सेल में होगा वही आपके गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। अब गैमेट में कुछ चेंज आ रहे हैं तो वो जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में वो जाएंगे। तो ये जो चेंजेस आते हैं या फिर ये वेरिएशंस आते हैं वो जर्मिनल वेरिएशन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि वो चेंजेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएंगे वो है सोमेटिक, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाएंगे वो होते हैं, वो उस टाइप के वेरिएशन को हम कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि जो सेकेंड काइंड ऑफ वेरिएशन है दैट इज़ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें क्या था कि ये जो कंटिन्यूस चेंज जिसको हम बोलेंगे, ये क्या है, ये एक थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट कर देते हैं, यानी इसको हम फ्लक्चुएशन भी बोल सकते हैं। जैसे डार्विन ने इसको फ्लक्चुएशन नाम दिया था। फ्लक्चुएशन क्या बोलेंगे, देखो जब बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे एक ही स्पीसीज़ का एक इंडिविजुअल, उसके कान की लंबाई कुछ सेंटीमीटर्स है और दूसरे की उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, या उसके कान की लंबाई पहले वाले ऑर्गेनिज्म के कान की लेंथ से थोड़ी सी छोटी है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं इनको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। फ्लक्चुएट वही तो होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, 19-20 हो जाना किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे से चेंजेस ही फ्लक्चुएशंस कहलाए जाते हैं। और ये फ्लक्चुएशंस जब होते हैं तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर आते हैं। लेकिन जब यही जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, अब जब ये पीढ़ी दर अगर हर बार यही चेंजेस आते रहेंगे बहुत लंबे पीरियड के लिए, तो फिर ये कंटिन्यूस भी हो जाते हैं बाद में, ठीक है। और डार्विन ने इनको फ्लक्चुएशन नाम दिया था। फ्लक्चुएशन उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि फ्लक्चुएट करते हैं, बट माइनर से चेंजेस होता है। फिर है डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस चेंज को आप सीधे सीधे म्यूटेशन से जोड़ दोगे। म्यूटेशन में जो भी चीज़ होता है वो सारी चीज़ आप डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को और सडन चेंज दिखा देता है ऑर्गेनिज्म में। ऑब्वियसली म्यूटेशन है तो सडन चेंज ही दिखाएगा। तो सडन चेंज की वजह से क्या होगा कि जो नया ऑर्गेनिज्म है वो पुराने ऑर्गेनिज्म से शॉर्टर पीरियड के अंदर अंदर ही डिफरेंट दिखाई देने लगेगा, ठीक। तो ये हो गए आपके कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। अब है मैरिस्टिक एंड सब्सटेंटिव वेरिएशन, ठीक है। मैरिस्टिक वेरिएशन बहुत इजी है। मैरिस्टिक वेरिएशन क्या है कि ये मैरिस्टिक और सब्सटेंटिव दोनों के दोनों किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के शेप के बारे में कुछ आपको बता रहे होते हैं। तो जब मैरिस्टिक वेरिएशन है वो ये है कि जब एक ऑर्गेनिज्म है और उसकी बॉडी में कोई एक ऑर्गन है और वो रिपीट होता जा रहा है, तो वो मैरिस्टिक वेरिएशन के अंदर आएगा। जैसे हमारी हाथ की और पैर की उंगलियां 5 होती है, तो किसी किसी की 6 आ जाती है, किसी की 7 वैसे ज़्यादातर रेयर बहुत कम होता है लेकिन फिर भी होती है। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनके 2 सर आ जाते हैं। तो ये थोड़े से क्या होते हैं ये चेंजेस, कभी कभी तो ये जैसे अगर 6 उंगलियां हैं तो वो इतना ध्यान नहीं जाता, वो उतना क्या करेंगे डिस्ट्रक्टिव टाइप नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के 2 सर 2 पैर ये इस तरह से हो गए, सॉरी 2 सर और 4 पैर इस तरह से हो गए। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें क्या था, एक बच्ची हुई है जिसके 4 हाथ और 4 पैर है। तो ये इस तरह के वेरिएशन है, ये इतनी ड्रास्टिक चेंजेस क्रिएट कर देते हैं। ये क्या हो जाते हैं बॉडी में डिफॉर्मेटिवली, ये बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादातर जिसमें ये ज़्यादातर अजीब से इतने सारे ड्रास्टिक वे में जो मैरिस्टिक चेंजेस वेरिएशंस होते हैं वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं फिर, ठीक है। फिर है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव में क्या है कि ये सब्सटेंटिव वेरिएशन इंक्लूड वेरिएशन इन द फॉर्म शेप साइज एक्सेट्रा ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स पार्ट। शेप साइज़ का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म की आंखें छोटी हैं, किसी की बड़ी, मतलब शेप उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और कभी कभी किसी किसी केसेस में थोड़ा ज़्यादा शेप चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है मैरिस्टिक जो वेरिएशन है वो वेरिएशन ये होंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है उसके जो बॉडी के पार्ट है वो रिपीट हो रहे हैं,
ठीक है, 5 उंगलियां हैं तो 6 हो जा रही हैं। लेकिन सब्सटेंटिव में क्या होगा कि जो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसका शेप में चेंज आ जा रहा है। जैसे अगर हम से फिर से हाथ की बात करें तो मैरिस्टिक में तो हमने क्या बोला था कि उंगलियों 5 से 6 हो जा रही है, 7 हो जा रही है। अगर हम इसी को अगर हम सब्सटेंटिव वे में अगर बात करेंगे तो वो क्या होगा कि उंगलियों का साइज़ ही बहुत छोटा हो जाए। किसी की उंगलियां आपने देखा होगा कि उनका जो ये पाम हथेली होती है उसके आगे की उंगलियां बिल्कुल छोटी सी, खाली एक बड की टाइप की होती हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका सब्सटेंटिव वेरिएशन के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके कुछ वेरिएशंस और टाइप की भी होते हैं, जैसे कि ये देखिए जैसे मॉर्फोलॉजिकल, वो उसी में आ जाएगा वैसे जो अभी हमने पढ़ा था। फिर भी हम मॉर्फोलॉजिकली वेरिएट करता है तो वो बहुत बड़े एक्सटेंट में करता होगा मॉर्फोलॉजिकल, बड़ी स्केल में। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस यानी कि फिजियोलॉजी हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरह की होती है। कोई किसी का जो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, किसी का उतना अच्छा नहीं होता। ये तो सारी ये वेरिएशन सब इसी के अंदर जाएंगे। साइकोलॉजिकल क्या है, मेंटल लेवल दिखाता है ये ऑर्गेनिज्म का कि कोई मेंटली शार्प है, कोई कम मेंटल है, कोई मेंटली ही डिस्टर्ब है। तो ये सब चीज़ें हैं। इकोलॉजिकल क्या है, इकोलॉजी की जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो कैसा इन्वायरमेंट है, वो जो इन्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से फिर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है, वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये कुछ तरह के वेरिएशंस हैं। फिर आता है हमारा कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन। ठीक, कॉजेज़ ऑफ वेरिएशन में सबसे पहला कॉज होगा इन्वायरमेंट का। एज वी नो एवरी पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन, एवरी प्लांट एनिमल कुछ भी जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है उसके इन्वायरमेंट से। एंड here if I'm talking about environment, that mean environment as in आपका ये जो हवा पानी वाला इन्वायरमेंट है, आप कहाँ पर रह रहे हो, आपका माहौल कैसा है, वो वाला इन्वायरमेंट है। इवन एक जो अगर आपके इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई वर्म रह रहा है तो वो उसका भी वो जो इंटेस्टाइन है आपकी, वो उसका इन्वायरमेंट हो गया। तो आपके इंटेस्टाइन में वो एसिडिक हो रही है, वो बेसिक क्या हो रही है, यही सब चीज़ें उसके इन्वायरमेंट। तो वही इन्वायरमेंट वेरिएशंस को कॉज करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएशन को कॉज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। फिर है इनहेरेंट टेंडेंसी टू वेरी, यानी कि हर कोई भी अगर दो जुड़वा बच्चे हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते एज इन आपको देख के लगेगा कि वो एक जैसे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि किसी की हाइट थोड़ी सी लंबी होगी और किसी की छोटी, किसी के बाल थोड़े से अलग होंगे, बालों का टेक्सचर थोड़ा अलग होगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म एक का अच्छा हो सकता है, दूसरे का बुरा हो सकता है। किसी का दोनों जुड़वा बच्चों में किसी का दिमाग ज़्यादा तेज चल सकता है, किसी का कम तेज चल सकता है। तो ये सारे वेरिएशंस होते हैं, और ये सब इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो जर्म प्लाज्म होता है वो क्या है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो केमिकली कंपोज होता है। तो केमिकली आप किसी भी इंसान में केमिकल कंपोजिशन अप एंड डाउन होता रहेगा। तो उसकी वजह से हर एक इंसान एक दूसरे से वेरी करता है, अलग अलग होता है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके बारे में क्या सभी को पता है। जैसे आपकी ग्लैंड थायराइड है, अगर थायराइड ग्लैंड अगर अच्छी तरह से एक्टिवेट नहीं है या काम नहीं कर रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो होने वाले बच्चे पे असर पड़ता है उसका बुरा। इवन अगर हमारी जो ग्लैंड्स है वो अभी भी हम एडल्ट है तो अभी भी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो भी वो हमारी बॉडी में वेरिएशंस क्रिएट कर देंगी, हमारे मेंटल स्टेटस में वेरिएशंस क्रिएट कर देंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये है कॉजेज़ ऑफ वेरिएशंस। अब आता है, ठीक है, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरिएशन की साइटोलॉजिकली क्या बेसिक्स आप कह सकते हैं कि वेरिएशंस क्यों होते हैं। जब साइटोलॉजिकल टर्म्स की बात करते हैं तो साइटोलॉजिकल टर्म्स की बात करें तो हमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स पे आना है। तो एक जो होलिस्टिक अप्रोच हम कह सकते हैं साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ वेरिएशन को जानने के लिए, वो है क्रोमोसोमल एब्रेशंस। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस में सब कुछ आ जाता है। लाइक कोई जीन
जुड़ रहा है क्रोमोसोम में या हट रहा है, या जीन क्रोमोसोम का नंबर घट बढ़ रहा है, या फिर क्रोमोसोम का पूरा सेट ही ऊपर नीचे हो जा रहा है, सब कुछ क्रोमोसोमल एब्रेशन में आ जाता है। तो इसके अब क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें और डीपली पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बड़ी जो हेडिंग बनेगी वो क्रोमोसोमल एब्रेशन की बनेगी। तो इसमें पहला जो आता है, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि मैं पूरे क्रोमोसोम के नंबर की बात कर रही हूँ। वो नंबर 20 है या 30 है या कितना, तो अगर कोई एक सेल है जिसमें 30 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, उसमें क्रोमोसोम का नंबर 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, या फिर कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आता है इसमें। तो इसकी भी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि चेंजेस इन्वॉल्विंग एंटायर सेट, ठीक है, कि क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें चेंज आ रहा है। सेट का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे ये अगर सेल है तो यहाँ पे 2n नंबर है क्रोमोसोम का, ये सेट हो गया, ठीक है। 2 सेट होने चाहिए हर एक क्रोमोसोम के, वो है मतलब। तो अगर क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का सेट है उसमें गड़बड़ी हो जा रही है, तो वो या चेंजेस आ जा रहे हैं, तो वो चेंजेस हैं वो भी दो टाइप से आएंगे। एक तो पहले या तो हैप्लॉइडी होगी, हैप्लॉइडी से मतलब सीधे हाफ समझ लीजिए आप, ठीक है। जैसे हैप्लॉइड बोलते हैं वैसे ही हैप्लॉइडी है। तो हैप्लॉइडी का मतलब है कि अगर 2n नंबर है तो उसमें से एक सेट गायब हो जाएगा, हर एक क्रोमोसोम का एक सेट गायब, मतलब सेट में से एक क्रोमोसोम गायब हो जाएगा। तो जहाँ पे 2n होना चाहिए वहाँ पे खाली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच जाएंगे, तो ये हैप्लॉइडी है, यानी कि कम हो जाएगा, ठीक। फिर आता है पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, फिर भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ कि पॉलीप्लॉइडी में एडिशन होता है। देखिए, एडिशन ऑफ एंटायर वन और मोर सेट ऑफ द क्रोमोसोम सो दैट क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 2 होमोलॉगस। इसको ऐसे समझते हैं हम पहले कि अभी हम 2n नंबर से स्टार्ट, जैसे 2n नंबर है, ठीक है, क्रोमोसोम का। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2n नंबर पे या तो एक सेट आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, एडिशन ऑफ एंटायर वन और मोर सेट्स, ठीक है, सेट आकर के जुड़ेगा इसमें। तो क्या, अगर 2n की जगह पे एक और सेट आकर के जुड़ गया तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 3n, तो ये टेट्राप्लॉइडी हो गई, ठीक है। अगर 4n बन जाएगा, यानी कि 2 सेट और आकर के जुड़ गए, तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइप्लॉइडी है, सॉरी ये वाली, और ये क्या होगी, टेट्राप्लॉइडी। तो ये इस तरह से होंगे, ठीक है, सेट पूरा आकर के जुड़ेगा। तो ये आगे तक जितने सेट आकर के जुड़ते रहते हैं उसी हिसाब से इनके नाम भी बदलते जाएंगे, जैसे टाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से। अब लेकिन पॉलीप्लॉइडी भी दो टाइप की होती है, ठीक है। जो पॉलीप्लॉइडी में जब ऐसा होगा कि अ, एक जैसे एक कोई सेल है, ये सेल है, ठीक है, 2n नंबर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें आकर के एक सेट और जुड़ जाएगा, n, यानी कि उसी गैमेट, उसी ऑर्गेनिज्म के गैमेट से आकर के एक सेट जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3n, यानी कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो गई, यानी कि विद इन जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। फिर दूसरा होता है एलोप्लॉइडी, ठीक है। एलोप्लॉइडी में फिर अब आप नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लास में देखोगे एलोप्लॉइडी के बारे में। उसमें क्या होता है, वो हाइब्रिड वाले जो फॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि हाइब्रिड क्रिएट करवाए जाते हैं, वो आर्टिफिशियली होते हैं, इस तरह से आपको एलोप्लॉइडी जो है एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये जो है पॉलीप्लॉइडी से आगे की जितनी और भी अब काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं इसमें, तो ये हम सारी चीज़ें थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।